हेलो बच्चों। अब देखो फिफ्थ एक्सरसाइज अपन ने स्टार्ट कर रखी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अशोक जी ने स्कूल की तरफ से वापस आदेश मिला है कि आपको सिक्स एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वो भी शुरू से, क्योंकि ये बच्चों के लिए हार्ड भी है और अपने को पढ़नी भी जल्दी करके है, ताकि हार्ड चीज़ है वो जल्दी से जल्दी आसान हो जाए और उसके लिए अपने को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए, बार बार अपन रिविज़न कर सकें। ठीक है, तो देखो सिक्स एक्सरसाइज है वो आपकी सिलेबस की सबसे हार्ड एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसका नाम है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अपन ये देखें कि कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, और कंटिन्यूटी जानने के लिए सब उससे भी पहले अपने को जानना होता है कि लिमिट क्या होती है। तो देखो बेसिकली अपन एक चीज़ देखें कि जैसे मान लो आपको यूं कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब यहाँ पर इस फंक्शन को अगर अपन देखें 11th क्लास के अनुसार, तो ये अपना एक सिंपल सा कौन सा है, पैराबोला का फंक्शन है। किसका है? पैराबोला का एक फंक्शन है ये, यानी ये लगभग यूं मान लो कहीं से भी यूं पास हो रहा हो। ठीक है, अब इसके किसी पॉइंट पर बात करें अपन, यानी अपने को यूं कह दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। तो ये और ये दोनों चीज़ें तो क्या है, एक जैसी है। अब यहाँ पर इसके लिए अगर अपन देखें तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये एक सिंपल सी एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? सिंपल सी एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी 4 प्लस 6 प्लस 2, यानी अपन 12 कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर हर एक फंक्शन है वो हर एक पॉइंट के लिए क्लियरली डिफाइन नहीं हो सकता, यानी एक सिंपल और डेफिनेट वैल्यू है वो अपने को नहीं दे सकता। जैसे इसी प्रकार के अपन दूसरे फंक्शन की बात करें कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लो आपने यूं मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर अगर अपन एक्स इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना चाहें तो क्या ये, पहली बात तो ये कि क्या ये सिंपल और डिफाइन वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर ये सिंपल और डिफाइन वैल्यू नहीं देगा तो फिर अपन इसका करें क्या। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करें कि यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन था ये x इक्वल टू 2 पर आपको एक क्लियर और डिफाइन वैल्यू दे रहा था, लेकिन x इक्वल टू 1 पर, यानी यहीं पर ये फंक्शन अपन लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी 0 अपॉन 0, जिसको अपन कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अनडिफाइंड वैल्यू है इसके लिए ना तो अपन ये कह सकते हैं कि ये 1 2, यानी कोई डिफाइंड वैल्यू तो दे ही नहीं सकते, जबकि अगर इन्हीं के पॉइंट को, यानी जो 1 से पहले के पॉइंट है या 1 से बाद के पॉइंट है, यानी जैसे अपन 2 के लिए देखें इसी को, यानी 2 पर इसी की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी ये वैल्यू वो 3 आ जाएगी। यानी 2 पर ये डिफाइन है वैल्यू, 3 डिफाइन वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। 4 रखेंगे तो 4 के लिए भी डिफाइन होगा, 0 रखेंगे तो 0 के लिए भी डिफाइन होगा, यानी ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर अपन 1 पर देखें तो ये अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ठीक है, अब वापिस आओ इसी ग्राफ पे, जैसे जिस प्रकार इसकी कोई ग्राफ थी वैसे इसकी भी कोई ना कोई ग्राफ होगी। जैसे मान लो ये ग्राफ है वो यूं जा रही है। ठीक है, अब अगर अपन x इक्वल टू 1 रखें तो x इक्वल टू 1 है वो तो क्या करेगा, इनफाइनाइट पर जा रहा है, यानी x की वैल्यू तो अपन यहाँ से रख रहे हैं लगभग यहाँ से, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी इनफाइनाइट आ रही है यहाँ पर, यानी लिमिट से जो बाहर है वहां पर आ रही है। तो इस इनफाइनाइट को क्या ये जरूरी है, या फिर ऐसा होगा कि जैसे अपन x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, जबकि 1.1 रख दें तब ये कोई ना कोई डिफाइन वैल्यू देगा, जबकि 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो भी ये डिफाइन वैल्यू देगा। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ है, यानी जहाँ पर फंक्शन में कोई ना कोई एक वैल्यू आपको दी जाए और उस वैल्यू पर, यानी वैल्यू आपकी डिफाइन है, वैल्यू डिफाइन होने के बावजूद भी फंक्शन है वो आपकी इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये अनडिफाइंड वैल्यू प्राप्त हो जाती है अपने को। उस अनडिफाइंड वैल्यू पर फंक्शन की रियल वैल्यू, यानी वास्तव में फंक्शन वो अनडिफाइंड है या फिर अब सिर्फ एक कैलकुलेशन के आधार पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर अपन ने वैल्यू रखी तो ये क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, जबकि अगर अपन थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन यहाँ से यूं लागू कर दें
कि x स्क्वायर माइनस 1 है, इसके 2 फैक्टर कर दें, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 और अपॉन में वापिस x माइनस 1। लिमिट अपनी वही है, x टेंड्स टू 1, फिलहाल अपन ने 1 रखा नहीं, तो मैथमेटिक्स के नियमों के अनुसार अपन x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर बच जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू में x प्लस 1 बच जाएगी। अब यहाँ पर अगर अपन x टेंड्स टू 1 रख दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1, यानी इसकी डिफाइंड वैल्यू वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1 पर ही फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, जबकि x इक्वल टू 1 पर ही फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। तो अब इनमें से दोनों में से वैल्यू माननी कौन सी जाएगी, यानी यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा था, अनडिफाइंड मतलब ये जो लिमिट है उसके ही बाहर है, जबकि यहाँ पर अपने पास एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो अनडिफाइंड वैल्यू से फंक्शन की एक डिफाइंड वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो अपन कैलकुलेशन लागू करते हैं, उन कैलकुलेशन, जब ये कैलकुलेशन लागू की जाती है तभी अपन इसको लिमिट कहते हैं। यानी वास्तव में अपने को लिमिट की जरूरत कब पड़ी, अपने को लिमिट की जरूरत तब पड़ी जब एक फंक्शन में या कोई फंक्शन है जो किसी वैल्यू पर एक डिफाइंड वैल्यू ना देकर अपने को अनडिफाइंड वैल्यू देता है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि फंक्शन की जैसे एक ही पॉइंट पर एक बार तो अपने पास डिफाइंड वैल्यू 2 आई और एक बार डिफाइंड वैल्यू अपने पास है इनफाइनाइट आई, तो इस इनफाइनाइट वैल्यू को वापस फाइनाइट में बदलने के लिए जो अपन कैलकुलेशन लागू करते हैं वहां पर अपन लिमिट काम में लेते हैं। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जब कोई फंक्शन की वैल्यू है वो अनकाउंटेबल आती है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल में बदल लो इनको, देखो जब किसी फंक्शन की वैल्यू अनकाउंटेबल आती है, अनकाउंटेबल आएगी इसका मतलब कुछ फॉर्म्स होती हैं वैल्यूज की जो अनकाउंटेबल कहलाती हैं। ठीक है, उस स्थिति में ही ये जो लिमिट्स है इसका उपयोग किया जाता है, यानी अपन अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस, जैसे यहाँ पर अपन ने फैक्टर का तरीका काम में लिया था। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस काम में लेंगे जिसके आधार पर अपन क्या करेंगे, फंक्शन की जो अनडिफाइंड वैल्यू है उसको अपन डिफाइन में बदल देंगे, या अनकाउंटेबल जो वैल्यू है उसको अपन वापिस से काउंटेबल में बदल देंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले तो ये समझ लो आपकी लिमिट कब लागू होती है, लिमिट तब लागू होगी जब किसी निश्चित पॉइंट पर या किसी डेफिनेट पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपको अनकाउंटेबल प्राप्त होती है। ठीक है, यानी लिमिट कब लागू करेंगे, जब एक फंक्शन की किसी फिक्स पॉइंट पर अनडिफाइंड मतलब अनकाउंटेबल वैल्यू प्राप्त होती हो। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद है कुछ इसके तरीके, या अपने को ये जो वैल्यू है यानी इसको काउंट करने के लिए कौन कौन सी कैलकुलेशंस हैं वो अपने को आनी चाहिए, या कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर अपन एक अनकाउंटेबल वैल्यू को काउंटेबल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले है आपका मान लो एक्सपेंशन, मान लो क्या मान लेते हैं अपन, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के आधार पर देखो कौन कौन सी लिमिट है या कौन कौन से तरीके हैं वो अपने को समझ में आते हैं, वो मैं एक को एक्सप्लेन करके बाकी सीधे लिख देता हूं। देखो जैसे मान लो अपने पास एक लिमिट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और लिमिट फंक्शन अपने को दिया गया है sin x अपॉन x, यानी ये एक वैल्यू है अपने को जो x टेंड्स टू 0 पर फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन है अपने पास sin x अपॉन x। तो ऐसी स्थिति में देखो अगर x टेंड्स टू 0 अपन सीधा सीधा रखते हैं तो sin 0 की वैल्यू 0 अपॉन में 0, यानी सीधी वैल्यू अगर अपन रख के देखें तो ये वैल्यू आ गई 0/0। ठीक है, तो आपकी सबसे पहली फर्स्ट अनकाउंटेबल जो फॉर्म है वो आपकी 0/0 है। ठीक है, अब देखो इसको अपन वापस काउंटेबल फॉर्म में कैसे बदलें, जैसा कि अपन जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x को अगर 11th क्लास की जो एक्सरसाइज थी आपकी 10th थी या 11th थी उसके अनुसार अगर अपन sin x को एक्सपेंड करके देखें x की फॉर्म में तो वो फॉर्म कौन कौन सी होती है, देखो तो sin x के अनुसार आपकी फॉर्म होती है x फिर माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा और अपॉन में वापिस से x। ठीक है, अब ऊपर वाली जितने भी टर्म्स हैं उन सब में x है, तो ऊपर वाली टर्म में से अपन x है वो कॉमन निकाल सकते हैं, यानी अपन इसको यूं लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। x अगर अपन कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा x अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x अपॉन x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, फिर माइनस डैश डैश करके यूं चलता रहेगा और अपॉन में वापिस से x। अब अपन x से
कैंसिल कर देंगे। अक्स एक्स कैंसिल करने के बाद में अब अगर अपन अक्स टेंस टू 0 रखें तो इस 1 को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो बाई यूजिंग लिमिट, ठीक है। अब लिमिट का अगर अपन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो इसका आंसर वो हो जाएगा 1। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी एक शॉर्ट लिमिट बन गई। एक्सटेंशन के अनुसार क्या बन जाएगी कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू अपन कह सकते हैं 1, यानी इसकी वैल्यू है वो 0/0 ना आकर एक्सपेंशन का अगर अपन उपयोग करें तो ये एक डेफिनेट वैल्यू में बदल जाएगी जहां पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के आधार पर और एक्सपेंशन के आधार पर कौन कौन सी लिमिट है देखो, एक है आपकी लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर पावर किसी भी फॉर्म में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, यानी ये माइनस में है, जैसे यूं लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻−x माइनस 1 अपॉन -x, तो इसकी लिमिट है वो भी 1 होगी, ठीक है। दोनों में से एक अगर प्लस का हुआ, जैसे ये प्लस का है, यानी ये वाला नेगेटिव हुआ, तब इसकी वैल्यू +1 की बजाय -1 बन जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x माइनस 1 अपॉन में x, तब इसकी लिमिट है वो हो जाएगी log a, ठीक है। चलो अब इसके बाद में एक चीज और देखो, फिलहाल अपने पास लिमिट इनके फॉर्म में क्या थी, x टेंस टू 0 थी, लेकिन यही लिमिट अगर ये इनफाइनाइट के रूप में हुई तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में देखो एक पैटर्न है वो दूसरा लागू होता है। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पर ये भी बदलेगा थोड़ा सा। जैसे मान लो x टेंस टू इनफाइनाइट और अपने को एक फंक्शन दिया गया है कि x² + 3x + 2 अपॉन में x² - 7x + 7। अब यहाँ पर देखो कि ऊपर वाले के शायद फैक्टर हो जाएं, लेकिन इस अपोन वाले का कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर अपन फैक्टर कर भी लें तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, लास्ट में अपने को x की जगह इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू वापस क्या आएगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म में आएगी, ठीक है, जो वापस क्या है, अनकाउंटेबल फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में जब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दी जाए तब अपन क्या कर सकते हैं, तो जो टर्म, यानी जैसे यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, तो अगर अपन दोनों टर्म का कंपेरिजन करके देखें या लिमिट को यहाँ पर रख के देखें तो x का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर सबसे बड़ा इनफाइनाइट है, यानी यहाँ इनफाइनाइट तो यहाँ पर भी होगा लेकिन उससे बड़ा इनफाइनाइट ये आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अपन क्या करें कि जो x की मैक्सिमम पावर्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो x की मैक्सिमम पावर्स को अगर अपन कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² इंटू में 1 + 3/x + 2/x² अपॉन, यहाँ से x² कॉमन निकाल लिया तो 1 - 7/x + 7/x², ठीक है। अब x² से x² कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस 1 को छोड़कर ये बाकी जो भी टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में आ गई आपके पास 1/∞, और इनफाइनाइट को अपन वापस ये लिख सकते हैं 1/1/0। अब ये 0 थर्ड टर्म होने के कारण ऊपर चला जाएगा, यानी 1 × 0/1, यानी अपन इसको लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो ये जो चारों टर्म है 3/x + 2/x² -7/x + 7/x², ये चारों की चारों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अगर इन चारों टर्म को अपन लिमिट का उपयोग करने पर 0 बना दें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये लिमिट का उपयोग करेंगे तो ये चारों टर्म 0 हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 1/1, यानी ये बन जाएगा वापिस से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल जहां पर लिमिट इनफाइनाइट का उपयोग कर रहे थे अपन, वही चीज, यानी जो तरीका अपन ने यहाँ पर काम में लिया है वही तरीका, वही लिमिट अगर यहाँ पर दी जाए तब अपन क्या करें, ठीक है। यानी मैक्सिमम पावर है उसको अपन कॉमन निकालते हैं, तो इसी के आधार पर देखो इसको और हल करते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और sin x अपॉन x, तो यहाँ पर वापस एक्सपेंशन लागू होगा क्योंकि sin x तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जबकि x है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो वापस अगर अपन एक्सपेंशन लागू करें तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, x - x²/2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल, फिर डेश डेश करके ये चलता रहेगा, और अपॉन में वापिस से x,
ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर अपन इसको सोल्व करें तो ऊपर से मैक्सिमम पावर है वो कॉमन निकालेंगे, यानी वापिस बनेगा ये 1/इनफाइनाइट के रूप में बनेगा। ठीक है, अगर ये 1/इनफाइनाइट के रूप में बनेगा, अक्स कॉमन निकाल के काट देंगे या फिर अक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के काट देंगे तो ये 1/इनफाइनाइट के रूप में बनेगा, तो ये वापिस हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से एक लिमिट के रूप में नई लिमिट आ जाती है आपकी कि लिमिट अक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा sin x अपॉन अक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, चलो अब इसी लिमिट में देखो थोड़ा सा ध्यान ये रखने लायक बात है कि अक्स का यूज है वो लिमिट अपने को चाहे कोई भी दी जाए, लेकिन अक्स का यूज है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे ये sin x अपॉन अक्स है, 0 था वैल्यू 1 आई और इनफाइनाइट था वैल्यू 0 आई। ठीक है, लेकिन अगर आपको यूं कह दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और वैल्यू यूं दे दी जाए कि sin 1/x अपॉन में 1/x, अब अपन इसको क्या लिखें, 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। लिमिट तो अपनी 0 है, ठीक है, इनफाइनाइट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर अपन 0 रखेंगे तो 1/0 वो इनफाइनाइट में बदल जाएगा, यानी लिमिट ये लागू ना होकर लिमिट ये लागू होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होगा, जहां पर जो अक्स का उपयोग किया जाता है उसके अनुसार अपन देखेंगे कि यहाँ पर लिमिट कौन सी बन रही है। यानी यहाँ पर अगर अक्स की जो लिमिट है वो रखी जाएगी तो ये 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इसी प्रकार लिमिट अक्स टेंड्स टू 0 इनफाइनाइट, और अगर यूं कह दिया जाए कि sin 1/x अपॉन में 1/x। अब इस बार देखो लिमिट है वो इनफाइनाइट की रखी गई है ये वाली, इसके अनुसार तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। लेकिन अगर अपन इनफाइनाइट का उपयोग करें तो ये 1/इनफाइनाइट यानी 0 वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/इनफाइनाइट 0 वाली फॉर्म में आ जाएगा तो ये लिमिट लागू होगी, यानी इसकी वैल्यू वो 1 के बराबर आएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक्सपेंशन में एक लिमिट हो रहा है आपकी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन में x। ठीक है, x स्क्वायर सॉरी, तो इसके आधार पर आपकी लिमिट है वो कौन सी बनेगी, ये लिमिट बनेगी आपकी 1/2। ठीक है, या फिर ये लिमिट आपको यूं भी दी जा सकती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 2x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू वो आएगी आपकी 2। ठीक है, चलो ये तो हो गई कुछ बेसिक लिमिट सिर्फ एक्सपेंशन के आधार पर जिनको अपन सीधा सीधा काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक लिमिट और आती है, और वो लिमिट कौन सी है कि जैसे यूं दिया जाए आपको कि लिमिट x टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, या 0 नहीं a दिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर n माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब यहाँ पर यदि अपन x टेंड्स टू a सीधा सीधा रख दें तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी 0 और अपॉन वाली वैल्यू भी 0। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपन इसको, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, तो अब अपन इसको डिफाइंड फॉर्म या काउंटेबल फॉर्म में कैसे बदलें। तो देखो थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया था कि ये इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाता है, तो काम में कब लेते हैं अपन, लिमिट, ये लिमिट अपन तब काम में लेते हैं जब फंक्शन है वो क्या आता हो, अनडिफाइंड फॉर्म में या अनकाउंटेबल फॉर्म में आता हो। तो यहाँ पर अपने पास अनकाउंटेबल फॉर्म भी आ गई। अब इसके बाद में इसको बदलने के लिए अपन क्या करें कि यहाँ पर अपन x टेंड्स टू a की बजाय, यानी x टेंड्स टू अपने को a दिया गया है, यदि अपन a में s को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x है वो क्या है, लगभग a के बराबर है, तो अगर अपन a में ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी यूं हो जाएगा। और x है वो लगभग a के बराबर है, तो a में s जोड़ा यानी s है वो क्या है, लगभग 0 है, तो इसका मतलब अपन इस लिमिट को बदल के यूं लिख सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा a प्लस s टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में a प्लस s माइनस a। ठीक है, यानी इस वैल्यू के आधार पर अपन इसको बदल के यूं लिख सकते हैं। अब देखो इसको अपन a प्लस b की पावर n बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, या फिर एक्सपेंशन लिख देता हूं, देखो a प्लस b टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है कि nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 इंटू में a टू द पावर n माइनस 1 इंटू में b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर और डेज करके ये लास्ट ncn b टू द पावर n तक चलेगा।
यानी हर एक टर्म में a की पावर है वो एक कम होती जाएगी और b की पावर एक बढ़ती जाएगी। अब इसी के आधार पर अगर अपन a की जगह a और b की जगह h रख दें तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, एन सी 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, यानी a टू द पावर n प्लस एन सी 1 की वैल्यू n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू में h प्लस एन सी 2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर और बेस करके n c n h की पावर n, ठीक है, और वापस माइनस में a टू दी पावर n अपॉन में h, a टू दी पावर n से a टू दी पावर n कैंसिल। अब सभी टर्म के इंटू में वो h बच गया आपका। अब अगर अपन सब में से h है वो कॉमन निकाल लें तो h कॉमन निकालने पर ये क्या बन जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपन ने कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट टर्म बच जाएगी n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, सेकेंड बच जाएगी n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू में a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू में h और डेस करके बाकी टर्म भी बच जाएंगी अपॉन में वापिस h। अब h से h कैंसिल। अब अगर अपन h का उपयोग करें यानी h टेंड्स टू 0 रखें तो h टेंड्स टू 0 रखने पर ये टर्म बच जाएगी, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि x की पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू जो है वो n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 होगी, ठीक है, समझ में आया। चलो ये हो गया सारा का सारा एक्सपेंशन के आधार पर। एक्सपेंशन के आधार पर मतलब जहाँ जहाँ पर अपने को जिस टाइप का, जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर ये a टू दी पावर x है, a प्लस b टू दी पावर n यानी बाइनोमियल थ्योरम है, इनके अनुसार जो भी अपने को एक्सपेंशन करने पड़े थे उन सभी एक्सपेंशन के अनुसार अपने को ये वैल्यू मिल जाएंगी। यानी इस प्रकार के जो भी फंक्शंस होंगे उन सबको अपन सीधे सीधे इनकी लिमिट के अनुसार सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कुछ तरीके और आते हैं। अपना पहला अपना एक्सपेंशन का था जिसके आधार पर ये सारी वैल्यू आ रही थी। दूसरा है आपका फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन देखो अपन कब काम में लेंगे, फैक्टराइजेशन देखो अपन तब काम में लेंगे जब मान लो कोई फंक्शन है वो आपको यूं दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी इसके अगर अपन फैक्टर करके देखेंगे तो इसका फैक्टर माइनस का 2 और माइनस का 1 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन अपॉन में वैल्यू रखें कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब दोनों में यदि अपन x टेंड्स टू 1 रख दें यानी x इक्वल टू 1 रख दें तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस का 3 प्लस का 2 यानी 0 हो गई। अपॉन वाली में वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 3 यानी ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपन कैसे सोल्व करें इसको, तो देखो अपन जानते हैं कि इन दोनों में कॉमन यानी ये दोनों वैल्यू है वो 0 0 किसके कारण हो रही है, इसका फैक्टर 1 होने के कारण हो रही है, यानी वैल्यू जब अपन 1 रखेंगे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 होगी। तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा अगर अपन इसका फैक्टर का मेथड लागू करें तो x टेंड्स टू 1 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 1। अपॉन में इसके फैक्टर करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई तो अब इनमें अपन x की वैल्यू सीधे सीधे 1 रख सकते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू सीधी सीधी वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, तो ऊपर तो बच गया माइनस का 1 अपॉन में बच गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल यानी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जहां पर लिमिट है वो आपको डिफाइन दी जाए लेकिन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पार्ट इस वैल्यू को डायरेक्ट रखने पर अगर 0 0 हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर मेथड है वो काम में ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो तीसरा मेथड था आपका इनफाइनाइट के लिए, यानी कॉमन निकाल लेना, यानी टेकिंग कॉमन, जो वैसे तो आपको पहले बता दिया था लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। टेकिंग कॉमन में क्या होता है, देखो ये अपन तब काम में लेते हैं जब आपको लिमिट ज़्यादातर यानी ज़्यादातर आपको जो लिमिट है वो इनफाइनाइट की फॉर्म में दी जाए, यानी जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और आपको यूं कहा गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, या फिर यूं मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश करके x अपॉन में n स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू बताओ कि वैल्यू क्या आएगी, या 1/7 n स्क्वायर है
ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताओ कि वैल्यू क्या आएगी, 7x²। तो देखो ऊपर क्या दिया गया अपने को, सीधी सीधी एक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका एडिशन दिया गया है, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है 1 + 2 + 3 + डैश डैश करके अक्स। अगर इन सब को अपन ऐड करें तो अगर ये अक्स एक फाइनाइट नंबर होता तब तो अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला था कौन सा, कि समेशन ऑफ n, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू था n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसके आधार पर यहाँ पर अपन देखें तो इसको सीधा सीधा अपन x × x + 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा x × x + 1/2, या फिर 14x² लिख सकते हैं। ठीक है, अब x तो पहले से है ही, एक पावर कैंसिल कर देते हैं, टर्म अपने को इनफाइनाइट दी गई है। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब इनफाइनाइट की टर्म दी जाए तब अपन कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लेते हैं मतलब यहाँ से अपन x कॉमन निकाल लें तो इसको फिर यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और x कॉमन निकालने पर ये क्या हो जाएगा 1 + 1/x अपॉन में 14x। अब x से x कैंसिल। अब फिलहाल ये x भी क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट का उपयोग यानी यूज करने पर जब अपन इनफाइनाइट रख देंगे तब ये वैल्यू इनफाइनाइट ना होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट का उपयोग करने पर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या 1/14। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तो आवाज़ है वो भी क्लियर हो गई है, तो आप जो मतलब शेयर, सब्सक्रिप्शन और लाइक थे वो आप जरूर बढ़ाएं।